अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद हबीब अमीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और बेटा, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का चैप्टर हमारा कंटिन्यू था और उसके अंदर हमने जो है क्रोमोसोम का पार्ट यानी 22.1 कंप्लीट कर लिया है पिछले वीडियोस के अंदर। आपने अगर वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट के लिंक पे उस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा जी, तो बेटा यहाँ पे अब हमने स्टार्ट करना है डीएनए को पढ़ना। सही है, तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल। अच्छा, डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल का मतलब क्या होता है भाई? वो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए वो मटेरियल जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं उस मटेरियल को हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, यानी वो कैरेक्टर विच इज ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। सही है। अच्छा जी, अब आगे क्या कह रहा है कि भाई इट वाज कंफर्म्ड बाय क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल थ्योरी जो हमने पढ़ी उससे बात तो कंफर्म है कि जो हेरिडिटी यूनिट्स होती है और वो हेरिडिटी यूनिट्स आपके क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती है। सही है, क्योंकि क्रोमोसोम कैरी कर रहा होता है, क्योंकि बेटा सेल में क्रोमोसोम्स मौजूद होता है। जब सेल डिवाइड होता है तो खास तौर पे मियोसिस के वक्त जब स्पर्म्स और एग सेल्स बनते हैं तो क्रोमोसोम्स हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर हाफ क्रोमोसोम्स स्पर्म से हाफ क्रोमोसोम एग से आते हैं। तो जो जाइगोट बनता है जिससे किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी बनेगी उसके अंदर आधा आधी आधी शेयरिंग होती है। तो उसी क्रोमोसोम में ही जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि वो इक्वल वो जो है ना इक्वल कंट्रीब्यूशन से पेरेंट्स और फादर और मदर की इक्वल कंट्रीब्यूशन से बच्चे में आता है। अच्छा जी, ये बात कह रहा है कि भाई हेरिडिटी यूनिट क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रोमोसोम्स के जरिए से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे। ये पहले पैराग्राफ पे, इस पैराग्राफ के पहले पॉइंट में बात की गई है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि भाई अब हमने ये तो पता लगा लिया कि क्रोमोसोम के अंदर हेरिडिटी यूनिट होती है। फिर हमने जब क्रोमोसोम की केमिकल स्टडी की, केमिकल स्ट्रक्चर की स्टडी की, तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। सही है, क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि हेरिडिटी यूनिट या तो डीएनए हो सकता है या तो प्रोटीन हो सकता है। सही है, अब हमें ये बात पता लगानी है कि हेरिडिटी यूनिट क्या है। सही है, यही कह रहा है। सो क्वेश्चन अराइज हियर, विच ऑफ द मॉलिक्यूल वर्क एज हेरिडिटी मटेरियल और बोथ कंबाइनली वर्क एज। ये भी हो सकता है कि भाई आइदर डीएनए आपका हेरिडिटी मटेरियल हो या फिर प्रोटीन आपका हेरिडिटी मटेरियल हो, या फिर दोनों कंबाइनली जो है ना वर्क कर रहे हैं एज हेरिडिटी यूनिट। सही है, उसके अब इस चीज को साबित करने के लिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिसकी बिगनिंग जो है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी और उसको कुछ सक्सेस मिली। और हमने दो एक्सपेरिमेंट इस वीडियो के अंदर कवर करने हैं। तो देखो भाई, पहला है एविडेंस ऑफ डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल। डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है या नहीं, इस बात का एविडेंस पहले एक्सपेरिमेंट से मिला गया था, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ये एक बैक्टीरिया होता है जो कि नमूनिया कॉज करता है। अ बैक्टीरियम कॉज नमोनिया फाउंड इन टू स्टैंड्स। दो स्टैंड्स में एक कैप्सुलेटेड स्मूथ फॉर्म होती है जिसको एस टाइप, और एक नॉन कैप्सुलेटेड रफ फॉर्म होती है जो कि नॉन वायरुलेंट है जिसको हम आर टाइप कहते हैं। देखो सीधी सी चीज है, आपके पास ये जो बैक्टीरिया है ये दो किस्म का होता है भाई। इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, और ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई जो बैक्टीरिया है ये दो किस्म के होते हैं। एक आपके पास है आर टाइप, एस टाइप जो कि स्मूथ। अब आप देखो ये एस टाइप में इधर लाइन के इस तरफ ये आपको कैप्सूल नजर आ रहा है। सही है ना, ये कैप्सूल दिख रहा है, तो ये कैप्सूल इसके सेल के बाहर है, तो इसको क्या करता है, पैथोजेनिक बना देता है। दूसरा होता है आर टाइप जिसमें ये कैप्सूल मौजूद नहीं है, ये रफ सरफेस होती है इसकी। आर का मतलब है रफ, बिकॉज यहाँ पे ये आउटर कैप्सूल नहीं है। एस का मतलब है स्मूथ, इसमें आउटर कैप्सूल यहाँ पे मौजूद है। अब खैर मैं इसके स्ट्रक्चर की डिटेल में नहीं जा रहा, आपको जो समझाना है वो ये है कि भाई एस टाइप कैप्सुलेटेड है और वायरुलेंट है। अगर एस टाइप बॉडी में जाएगा तो ये कैप्सुलेटेड है, तो ये वायरुलेंट है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम एस टाइप को थोड़े से उसको खत्म करने में उसको टाइम लगेगा, और ऑब्वियसली एस टाइप ज्यादा मजबूत है। फिर आर टाइप नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन वायरुलेंट है। आर टाइप जब बॉडी में जाएगा तो जल्दी मारा जाएगा। सही है भाई। अच्छा, अब आगे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ भाई, देखो ये एक्सपेरिमेंट की यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है।
कि भाई ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब देखो ये वाला जो रेड स्ट्रेन है ये एस स्ट्रेन है, सही है, लिविंग एस स्ट्रेन। उसमें बताया गया कि भाई जब लिविंग एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया, चूहा मर गया, सही है। लिविंग एस स्ट्रेन सेल्स फाउंड इन हार्ट। अब भाई खैर मैं इस डिजीज की डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये हुआ कि भाई एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया, चूहा मर गया और इसके स्ट्रेन चूहे के हार्ट में यानी पाए गए, सही है। अच्छा भाई दूसरा, नमोनिया ऑब्वियसली लंग्स में जा रहा है और फिर इन्फेक्ट करता हुआ दूसरे सिस्टम को भी इफेक्ट कर रहा है। लेकिन जब दूसरा एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया गया कि भाई जब आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस हेल्दी और उसके चूहे के हार्ट में कोई स्ट्रेन पाया नहीं गया, यानी माइस जब आर टाइप को चूहे में इंजेक्ट किया गया तो वो जिंदा रहता है। और फिर जब उसको देखा भी गया, उसकी बॉडी को भी देखा गया, उसको एग्जामिन किया नहीं, हमने खुद उसको बस मार के जब देखा साइंटिस्ट ने, तो देखा कि भाई हार्ट में भी उसके कोई स्ट्रेन मौजूद नहीं है, यानी एस टाइप इन्फेक्ट कर रहा है, आर टाइप इन्फेक्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद किया गया एस टाइप लिया गया, ये देखो ये एस स्ट्रेन है ना, इससे मैच करी, एस टाइप लिया गया और एस टाइप में आपका जो है उसने क्या किया, उसको हीट किया, एस टाइप खत्म हो गई, एस टाइप किल्ड हो गई, यानी ये हीट किल्ड है। एस टाइप मैंने इसके ऊपर स्टेरिक बना देता हूँ, ये हीट किल्ड है। तो जब इसको हीट किल्ड माइस को, हीट किल्ड बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो फिर देखा गया वो चूहा जो है जिंदा रहता, मरता नहीं है। और हार्ट को भी चेक किया गया कि कोई उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया शामिल नहीं है। चौथे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, उसने ये किया कि भाई पहले आर टाइप को इंजेक्ट किया और फिर एस टाइप को उसी में इंजेक्ट किया। कुछ किताब में ये लिखा होता है कि दोनों को अलग अलग से एक ही माइस के अंदर इंजेक्ट किया, कुछ किताबों में लिखा होता है, हमारी किताब में लिखा हुआ है कि भाई पहले आर टाइप को इंजेक्ट किया, चूहा नहीं मारा, फिर उसी चूहे में एस टाइप जिसको हीट किल कर दिया था उसको इंजेक्ट कर दिया। अब दोनों नॉन वायलेंट है। अब देखो इस चीज को ना मैंने थोड़ा सा ऐसे डिस्क्राइब किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपके पास एस टाइप को जब इंजेक्ट किया गया, माइस टाइप चूहा मर गया। आर टाइप को जब इंजेक्ट किया गया, माइस स्टे हेल्दी, जिंदा रहा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हीट किल किया गया, एस टाइप को इंजेक्ट किया गया माइस को, और जो है वो चूहा जो है मरता नहीं है। अच्छा, उसके बाद इससे दो बातें पता चली। एक ये कि भाई अगर हम आर टाइप और एस टाइप जिसको हीट किल कर दिया जाए, इसको अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो चूहा मरता नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता, चूंकि फिर एस टाइप ही इफेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 किया गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में ये हुआ कि उसने इंजेक्ट किया आर टाइप को टू माइस प्लस हीट किल्ड एस टाइप। अब ये दोनों ही नॉन वायलेंट थे, ऐसा ही है ना, ये भी नॉन वायलेंट है, ये भी नॉन वायलेंट। जब दोनों को एक ही माइस में इंजेक्ट किया गया, वो चूहा मर गया, सही है। अब ये कैसे हुआ भाई, अब इसकी एक्सप्लेनेशन इस पैराग्राफ में दी गई है। अच्छा, क्या किया है कि भाई ही फाउंड व्हेन लाइव आर टाइप was injected to mice and heat killed S type injected to same mice, high mortality of mice were observed, यानी वो बहुत मरने लगा और हाई मोर्टेलिटी हो गई, कि डेथ हो गई उसकी। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई these experiment were conducted in 1928। इस एक्सपेरिमेंट को 1928 में कंडक्ट किया गया था। एट दैट टाइम ही हैज नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। उस वक्त इस के रिजल्ट के बारे में कोई ऐसी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इट वाज थॉट दैट हीट किल्ड एस टाइप समहाउ बिकम अलाइव इन द माइस। कि भाई ये समझा गया कि भाई वो एस टाइप जो है वो माइस के अंदर जाके जिंदा हो गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, बट इट वाज अनएक्सेप्टेबल, ये किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। It was concluded that R type become S type when they come in contact with heat killed S type। यानी फिर उसके बाद ये conclude किया गया कि भाई ऐसा नहीं है कि S type जिंदा हुआ है, बल्कि R type जो है वो S type में convert हो गया जब वो उसके साथ contact में आता है। जब R type heat killed S type के contact में आता है तो R type भी S type में convert हो जाता है। The phenomena in which heat killed S type could have heredity effect ऑन आर टाइप इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं जरा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। ये वैसे आप फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, आप सबने पढ़ रखा होगा। भाई देखो बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं। एक ये कि भाई ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है,
इन दोनों के दरमियान अगर पाइली के जरिए से जेनेटिक मटेरियल प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चले जाता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। सही है, उसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। अब अगर किसी बैक्टीरिया में दूसरा जेनेटिक मटेरियल, कोई भी बाहर से जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज के जरिए से आता है या कोई भी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए से आता है तो ये आपका कहलाता है ट्रांसडक्शन। अच्छा, अब दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर बैक्टीरिया अपने एनवायरनमेंट से किसी किस्म का जेनेटिक मटेरियल इनटेक करता है तो ये आपका कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। तो भाई यहाँ पे क्योंकि एस टाइप जो था वो हीट किल्ड था, एस टाइप क्या था, किल्ड था, हीट किल्ड था। ये स्टेरिक का मतलब ये मैंने अपनी तरफ से बनाया था कि याद रहे कि भाई ये एस टाइप हीट किल्ड था, और ये क्योंकि आर टाइप को इसके साथ इंजेक्ट किया गया था तो एस टाइप अलाइव नहीं था, तो ये आपका एनवायरनमेंट का पार्ट था। सही है ना, एस टाइप जो था वो क्या था, एनवायरनमेंट बन गया था आर टाइप के लिए। तो आर टाइप ने क्या किया होगा, लाजमी तौर पे इस एस टाइप का डीएनए इनटेक कर लिया होगा। सही है ना। अच्छा, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आगे क्या दी गई, पहले तो भाई यही बता दिया गया कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा। आगे क्या किया गया, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नियर बाई 16 ईयर्स लेटर इन 1944, 1944 में वो वाला एक्सपेरिमेंट कब किया गया था, 28 में, और ये 1944 में। सही है, एवेरी मैक्लॉयड, मैक्लियोड एंड मैकर्टी डिस्कवर्ड एंड आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल ऑफ ग्रिफ्ट, यानी उन्होंने डिस्कवर किया और आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था ग्रिफ्ट का वो था क्या। अब उन्होंने क्या किया भाई, देखो अब एक चीज समझो यहाँ पे जरा, यहाँ पे बात की गई है, देखो यहाँ पे इसमें यहाँ पे इस क्लियरली बताया गया था, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि आपके पास डीएनए जो होता है, जो आपका डीएनए या जो आपका हेरिडिटी यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, वो क्रोमोसोम के जरिए से हो रही है, और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ है। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये था, आगे हमारे हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी तो इसके अंदर एक बात समझ आ रही है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो हुई है, एस टाइप या आर टाइप में कैसे कन्वर्ट हो गया। अब ये डीएन हमें ये कंफ्यूजन थी कि हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए होता है या तो प्रोटीन होता है। सही है ना। तो अब इस चीज को आगे कैसे साबित किया गया भाई, तो इन्होंने क्या किया, दे टेस्टेड रिएक्शन ऑफ हीट किल्ड for their transforming ability and found out that it was not RNA or various protein but only DNA that possessed transforming property। इन्होंने देखा कि भाई जब उन्होंने के फेडरिक के एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने कंसीडर किया, देखा, तो उन्होंने देखा कि भाई ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या है, क्या चीज है जो आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रही है, आर टाइप को एस टाइप में कन्वर्ट कर रही है, व्हेन आर टाइप इन जो है एस टाइप हीट किल्ड एस टाइप के साथ जो है वो क्या दिया जा रहा है, यानी इंजेक्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये आरएनए की वजह से नहीं हो रहा, ये किसी प्रोटीन की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि ये सिर्फ डीएनए की, सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से हो रहा है, बट ओनली डीएनए। अब इस चीज को साबित कैसे करेंगे, उन्होंने क्या किया, इफ द एंजाइम deoxyribonuclease that hydrolyzed DNA was added to the heat killed S type, the transforming property was lost. Therefore, it has become clear beyond any doubt that DNA must be the genetic material। अब देखो यानी इस पे क्या किया, आर टाइप लिया, हीट किल्ड एस टाइप लिया, उसके साथ एक एडिशनल चीज डाल दी। देखो आर टाइप से अकेला आर टाइप डालेंगे माइस नहीं मरेगा, हीट किल्ड एस टाइप डालेंगे माइस नहीं मरेगा, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके डालेंगे तो माइस मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों का मिक्सचर बनाया और उसके साथ एक एंजाइम डाल दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। अब ये डाल के जब किया तो भाई अब माइस जो है वो मरा नहीं, जिंदा रह गया। सही है। तो इससे पता ये चला कि ये क्या करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। सही है ना, डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है। तो डीएनए जब डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर इस आर टाइप का एस टाइप में कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है।
तो इस तरीके से ये बात तो साबित हो गई कि भाई डीएनए जो होता है वो हेरिडिटी मटेरियल होता है। सही है। अब इसी को आगे फर्दर कंफर्म किया हर्शे एंड चेज ने। सही है। ये दो साइंटिस्ट थे, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, इन 1952। सही है। उस एक्सपेरिमेंट के भी तकरीबन 8 साल के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, बैक्टीरियोफेज के ऊपर। सही है। अच्छा, अब जो यानी इस ये वाला जो कंफर्मेशन हो गई थी ना, एवेरी की जो कंफर्मेशन हो गई थी, उसके उसको उसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को क्यों चूज किया, बिकॉज composition of chromosome and bacteriophage are similar। अब सिमिलर क्यों है भाई, देखो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। और आपके पास बैक्टीरियोफेज में किसी वायरस में भी यही होता है, ऐसे ही नहीं, डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। और बैक्टीरियोफेज अनएनवेलप्ड वायरस लिया, तो भाई इन्वेलप नहीं है बैक्टीरियोफेज में, तो उसमें भी सिर्फ डीएनए अंदर और बाहर प्रोटीन है, तो इन दोनों में रिजेम्बलेंस है डीएनए और प्रोटीन की। सही है। ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रखोगे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई आपसे रीजन पूछा जाए व्हाई हर्शे एंड चेज चूज बैक्टीरियोफेज फॉर देयर, तो अब आप इसका आंसर क्या लिखोगे कि भाई बैक्टीरियोफेज को क्यों चूज किया, ऑब्वियसली इसलिए चूज किया क्योंकि वो क्रोमोसोम से रिजेंबल करता है। अब आगे क्या कहता है कि भाई ड्यूरिंग लाइटेक साइकिल बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस सो मेनी फेजेस बट एट द टाइम नो वन न्यू दैट व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ फेज वर्क एज हेरिडिटी मटेरियल। अच्छा, अब उस वक्त जो है, उस वक्त के इस टाइम पे ये नहीं पता था कि भाई जब बैक्टीरियोफेज लाइटेक साइकिल में जाता है, हालांकि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हुई थी 1918 में। सही है। 1918 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और 1952 तक भी ये बात नहीं पता थी कि भाई बैक्टीरियोफेज की जो लाइटेक साइकिल होती है, वो उस लाइटेक साइकिल में डीएनए उसका हेरिडिटी मटेरियल होता है या आपका प्रोटीन हेरिडिटी में। क्योंकि देखो जब बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर भी किया गया था तो वायरस के बारे में सिर्फ एक आइडिया लगाया जाता था। वायरस को पहली दफा जो देखा गया था वो 1935 में देखा गया था। स्टेनली नाम का साइंटिस्ट था जिसने टोबैको मोजाइक वायरस को जो है ना क्रिस्टलाइज किया था। अच्छा खैर, एट दिस टाइम हमें इतनी चीजें, इतनी डिस्क्रिप्शन वायरस के बारे में नहीं पता थी। अच्छा, अब उन्होंने इस चीज को कंफर्म भी करना था ना कि अब वायरस से बैक्टीरिया में, यानी जो वायरस आता है बैक्टीरिया को अटैक करता है, अब और अटैक करने के बाद बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करके अपने बहुत सारे फेजेस बना लेता है। तो अब उसमें हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है या तो फिर आपका प्रोटीन होता है। अब इन्होंने इस चीज को फाइंड करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि भाई बैक्टीरियोफेज का वायरस लिया, उसके डीएनए को लेबल कर दिया फॉस्फोरस 32 से। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 31 होता है। उन्होंने रेडियो एक्टिव ले लिया, रेडियो लेबल कर लिया। अब उसने डीएनए में भी फॉस्फेट होता है, डीएनए के फॉस्फेट पे उन्होंने क्या लगा दिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लगा दिया, दैट इज पी, ताकि भाई जब इस रेडियो एक्टिव को ट्रेस करें तो हमें आसानी से पता चल जाए। अच्छा, अब उन्होंने प्रोटीन लिया, प्रोटीन में S35 लगा लिया, यानी एस सल्फर का एटॉमिक मास जो होता है वो 32 होता है, उन्होंने S35 लगा लिया। तो यानी प्रोटीन को लेबल कर दिया S35 से और डीएनए को लेबल कर दिया P32 से। अब देखो नॉर्मली ये चीज ट्रेस करना बड़ा मुश्किल था कि आखिर क्या चीज है जो कि नए बैक्टीरियोफेज वायरस में जा रही है, लेकिन जब इसको रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया तो रेडियो एक्टिव लेबल से ये तो बात कंफर्म हो गई कि भाई अब ये चीज ट्रेस हो सकती है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है, द लेबल्ड वायरस परमिटेड टू अटैक बैक्टीरिया, देन उस लेबल्ड वायरस, यानी इन्होंने जो नया वायरस बनाया था जिसके डीएनए में P31 की जगह P32 था और प्रोटीन में आपका S35 था। अच्छा, ये याद रखना भाई, उन्होंने P32 और S35 यूज किया। अब ये चीज ना अक्सर कंफ्यूज हो जाती है, तो भाई P फॉर प्रोटीन होता है, P फॉर फास्फोरस होता है, तो प्रोटीन के साथ फास्फोरस उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने डीएनए के साथ फास्फोरस लिया था। तो भाई ये याद रखना। सही है, P इज नॉट मैच विद P। अच्छा, अब उन्होंने भाई उस नए बनाए हुए बैक्टीरियोफेज को, बैक्टीरिया को अटैक करने दिया और द न्यू फेजेस, और देखा कि भाई अब जो बैक्टीरिया को ये बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा तो नए फेजेस भी बनेंगे, नए वायरसेस भी बनेंगे। तो न्यू फेजेस वर कमिंग आउट फ्रॉम द होस्ट कंटेन ओनली P32। अब जो नए फेजेस बन रहे थे उसमें अगर
S35 आता तो उसका मतलब है प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल है, P32 आएगा तो उसका मतलब है डीएनए हेरिडिटी मटेरियल। अगर दोनों आ गए तो उसका मतलब है दोनों का रोल होता है इंपॉर्टेंट। तो भाई जब इन्होंने बैक्टीरियोफेज को जो रेडियो लेबल किया था उसको जब इन्होंने बैक्टीरिया को अटैक करने दिया, उससे जो नए फेजेस बने उसमें सिर्फ P32 था, S35 नहीं था। S35 was found in the medium, और S35 जो है वो सिर्फ बाहर मौजूद था, बैक्टीरियोफेज वायरस के अंदर मौजूद नहीं था। सही है ना, यानी जब उन्होंने मीडियम बनाया होगा वायरस को, जब रेडियो एक्टिव लेबल किया था, ताकि भाई उस रेडियो एक्टिव चीज़ों को देखना आसान होता है डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से। तो जब उन्होंने देखा कि भाई S35 जो था, जिन जो उन्होंने प्रोटीन के लिए डाला था वो सिर्फ बाहर मौजूद है, लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो P32 मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई हेरिडिटी मटेरियल जो है वो फॉस्फोरस होता है, सल्फाइड नहीं होता। सही है। अच्छा भाई कि P32 कंटेनिंग डीएनए जो कि, तो इस तरीके से भाई इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट की ना, डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है कि भाई लेबल किया फेजेस को, और फिर उसको बैक्टीरिया में अटैक चुने दिया, और फिर उसके बाद जो है ना उसकी सेंटिफिकेशन की ताकि भाई डीएनए को अलग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्होंने की। खैर इस डिटेल में ये बहुत पता नहीं इन्होंने कौन सी किस तरह की तस्वीर सेलेक्ट की है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो लेबल फेजेस इन्फेक्ट सेल्स, फिर एजिटेशन, freeze outside phase, parts from the cell, centrifuge cells from a pallet, free phages and phages parts remain in liquid। अच्छा अब भाई इन्होंने सिंपल आसान अल्फाज में मैं इसको समझाता हूँ। भाई इन्होंने क्या किया, अटैक करने दिया। अब बैक्टीरिया में जब वो फेज का डीएनए चला गया, और फिर उसके बाद जब नए नए फेजेस बने, और फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए से उसको सेपरेट कर लिया। जब सेपरेट कर लिया बैक्टीरिया से, वो जब बाहर आ गए तो उन्होंने फिर उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद जो है ये कंक्लूड किया, उसमें जब चेक किया तो ये देखा कि P32 ही जो है ना अगली उस फेजेस में मौजूद है, बाकी S35 बैक्टीरिया फेज के अंदर नहीं, बाहर मौजूद है। सही है भाई। होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये दोनों एक्सपेरिमेंट। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और फिर डीएनए की रेप्लिकेशन, ये तमाम चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।